स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम 3 अप्रैल का फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही शिफ्टों का एग्जाम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि 3 अप्रैल के पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो मुझे जितने भी प्रश्न दोनों शिफ्टों को मिलाकर मिल पाए हैं, मैं उन सभी प्रश्नों को आपको डिटेल में समझाऊंगी, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपने इससे पहले के एग्जाम एनालिसिस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पोषण एवं स्वास्थ्य में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो पोषण एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि आयोडीन की कमी से शरीर की कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है। तो आयोडीन की कमी से मुख्य रूप से शरीर की थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है, जिससे थायराइड हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है और हाइपोथायराइडिज्म जैसी समस्याएं हो जाती हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था पोषण एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत ही, गर्भावस्था के दौरान इम्यूनोग्लोबुलिन कब दिया जाता है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसे आरएचजी भी कहा जाता है, तब दिया जाता है जब आप 26 से 28 सप्ताह की गर्भवती हैं और जब आप प्रसव करेंगी तो आपका शिशु आरएच पॉजिटिव होगा। गर्भावस्था के दौरान आपको कुछ निश्चित परीक्षण, उपचार और प्रक्रियाएं जैसे एमनियोसेंटेसिस या कोरियोनिक बिलस सैंपलिंग करानी पड़ती है। तो आप याद रखिएगा कि 26 से 28 सप्ताह की गर्भवती स्त्री को आरएचजी दिया जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन। अगला प्रश्न पूछा गया था कि शिशुओं की निर्जलीकरण बचाव हेतु मॉनिटरिंग कैसे करें। तो अगर शिशु को निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन हो गया है तो उसके बचाव के लिए उसकी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे आप। तो शिशुओं में निर्जलीकरण से बचाव के लिए नियमित रूप से गीले डायपर की संख्या यानी कि उनके पेशाब का रंग और बच्चों की गतिविधि की निगरानी करें। अगर डायपर कम गीला हो तो पेशाब गहरा हो या बच्चा कम सक्रिय हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। साथ ही कुछ और चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि गीले डायपर की संख्या। तो नवजात शिशु को 24 घंटे में कम से कम 6 डायपर होने चाहिए, 6 गीले डायपर होने चाहिए। पेशाब का रंग अगर देखें तो पेशाब गहरे पीला या गाढ़ा है तो यह निर्जलीकरण का संकेत हो सकता है। साथ ही बच्चे की गतिविधि अगर कम सक्रिय है तो यह भी निर्जलीकरण का संकेत हो सकती है। तो इस स्थिति में हमें डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हरी चाय का कौन सा पोषक तत्व इसे एंटीऑक्सीडेंट बनाता है। इससे पहले कि अगर आपने एग्जाम एनालिसिस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो एग्जाम का लेवल है वह थोड़ा सा बड़ा हुआ है और पैटर्न भी काफी चेंज हुआ है प्रश्नों का। इसीलिए मुझे जितने भी प्रश्न मिलते हैं मैं उनको आपको डिटेल में समझाती हूँ, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो आपसे बन जाए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो आने वाली एग्जाम एनालिसिस की वीडियो है वह आप तक पहुंच सके। तो हम अपना प्रश्न देखेंगे कि हरी चाय का कौन सा पोषक तत्व इसे एंटीऑक्सीडेंट बनाता है। तो हरी चाय को एंटीऑक्सीडेंट बनाने वाला मुख्य पोषक तत्व है कैटेकिन नामक पॉलीफेनॉल होता है, जिसमें एपिगैलोकैटेकिन 3 गैलेट, जिसे कि EGCG कहा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। थोड़ा सा हम कैटेकिन के बारे में जान लेते हैं। तो हरी चाय में पाए जाने वाले पॉलीफेनॉल का एक प्रकार होता है जो शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि HPV वैक्सीन का क्या इस्तेमाल है। तो HPV वैक्सीन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसे कि HPV कहा जाता है, संक्रमण से होने वाले कई प्रकार के कैंसर और जननांग मस्सों से सुरक्षा प्रदान करती है, खासकर गर्भाशय ग्रीवा, योनि, बल्ब, लिंग और गुदा कैंसर से। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था मेरिस्मस रोग किसकी कमी से होता है। तो मेरिस्मस रोग प्रोटीन और कैल्शियम की कमी से होता है। यह कुपोषण का एक गंभीर रूप है
यह रोग विशेष रूप से उन बच्चों में होता है जो पर्याप्त प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट और अन्य पोषक तत्व नहीं लेते हैं। यह आमतौर पर गरीबी और भोजन की कमी के कारण होता है। तो मैरिस्मस रोग होने के कई कारण हो सकते हैं। प्रोटीन और कैल्शियम इसका मुख्य कारण है। साथ ही कुपोषण का एक गंभीर रूप है मैरिस्मस रोग। अब हम इसके थोड़े लक्षण देख लेंगे कि इसके लक्षण क्या है। तो इसके लक्षण में सबसे पहला है कमजोरी। यदि बच्चा मैरिस्मस रोग से पीड़ित है तो उसमें कमजोरी पहला लक्षण है। साथ ही गंभीर रूप से वजन कम होना, दुबला पतला होना, बच्चे का आकार और विकास अवरुद्ध होना, लंबे समय तक मैरिस्मस रहने से भूख ना लगना, बच्चे का आकार और विकास अवरुद्ध होना, लंबे समय तक मैरिस्मस होने से भूख लगना, त्वचा शुष्क, पतली और झुरझुरी होना, ये सभी क्या है, मैरिस्मस रोग के लक्षण हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, डिप्थीरिया का टीका कब लगाया जाता है? तो डिप्थीरिया का टीका बच्चों को 2, 4 और 6 महीने की उम्र में लगाया जाता है और फिर 15 से 18 महीने और 4 से 6 साल की उम्र में लगाया जाता है। और अगर किशोरों की बात करें तो यह 11 से 12 साल की उम्र में बूस्टर खुराक दी जाती है। अगर आपने टीकाकरण से संबंधित वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वैक्सीनेशन टीकाकरण की वीडियो मिल जाएगी, जिसमें मैंने सभी टीकाकरण को डिटेल में पढ़ाया है। साथ में ये भी बताया कि कौन सा टीका कब लगाया जाता है, किस उम्र में लगाया जाता है और किस अंग में लगाया जाता है। तो आप देखेंगे हर शिफ्ट में आपसे टीकाकरण से तो 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। तो अगला प्रश्न पूछा गया था टीकाकरण से ही कि टिटनिस का टीका लगवाने के क्या फायदे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो आंसर है वह ये गलत है, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। तो अगर हम टिटनिस के टीके की बात करें कि लगवाने के क्या फायदे हैं, तो टिटनिस एक गंभीर जीवाणु संक्रमण से बचाव करता है। टिटनिस का टीका है वह गंभीर जीवाणु संक्रमण से बचाव करता है, जो हमारे मांसपेशियों की जो अकड़न या ऐंठन पैदा करती है, जिससे सांस लेने में भी समस्या हो सकती है। तो इन गंभीर जटिलताओं से बचाता है टिटनिस का टीका। साथ ही यह टीका शरीर को बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाने में भी मदद करता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्वासियोकोर रोग किसे प्रभावित करता है? तो क्वासियोकोर रोग मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां गंभीर और खाद्य असुरक्षा अधिक होती है, और यह प्रोटीन की कमी से होने वाला एक गंभीर कुपोषण रोग है। क्वासियोकोर एक ऐसी स्थिति है जो अपर्याप्त प्रोटीन सेवन के कारण होती है। साथ ही अगर हम देखें कि यह किसे प्रभावित करती है, तो यह रोग मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है, खासकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को। अगर हम इसके लक्षण देखें तो शुरुआती लक्षणों में थकान, चिड़चिड़ापन और सुस्ती शामिल है, जैसे कि प्रोटीन की कमी जारी रहती है, व्यक्ति विकास में विफलता, मांसपेशियों का नुकसान, सामान्य सूजन जिसे एडिमा कहा जाता है, प्रतिरक्षा में कमी होती है। तो इस प्रकार वह क्वासियोकोर रोग से पीड़ित होता है अगर उस बच्चे में ये सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने सभी रोगों को भी डिटेल में आपको समझाया है। अगर आपने रोगों से संबंधित वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सभी रोगों की वीडियो मिल जाएगी, साथ ही आपको एमसीक्यूज की क्लासेस भी मिल जाएंगी, तो जरूर देखिएगा चैनल के माध्यम से। इसके बाद हम सामान्य ज्ञान में देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहले साइंस के अंतर्गत पूछा गया था, अपच का सामान्य लक्षण क्या है? तो अपच के सामान्य लक्षणों में पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, जलन, भारीपन, जल्दी पेट भर जाना और डकार आना, ये सभी अपच के लक्षण हैं। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषाई देरी का बच्चों में सामान्य संकेत क्या है? बच्चों में भाषाई देरी के सामान्य संकेतों में सीमित शब्दावली, शब्दों को सही ढंग से ना जोड़ पाना और दूसरों की बात ना समझ पाना शामिल है। साथ ही कुछ इसके संकेत देख लीजिए आप कि यहाँ भाषाई देरी में कुछ संकेत, सामान्य संकेत देखेंगे हम। तो बच्चों की उम्र के हिसाब से
उसकी शब्दावली कम हो जाती है, या उसे अपनी बात कहने के लिए सही शब्द खोजने में परेशानी हो सकती है। वाक्य बनाने में भी बच्चों को कठिनाई हो सकती है। बच्चों को 2 या 3 शब्दों के वाक्य बनाने में परेशानी हो सकती है। साथ ही समझने में कठिनाई हो सकती है। बच्चे को निर्देशों में को समझने, प्रश्नों का उत्तर देने या कहानियों को समझने में परेशानी हो सकती है। तो ये सभी बच्चों में भाषाई देरी यानी कि भाषा को देर से सीखने के सामान्य संकेत हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि डबल अनाथ बच्चों की क्या विशेषताएं हैं। तो इस दृष्टिकोण में मात्र अनाथ वह बच्चा है जिसकी मां की मृत्यु हो गई है। पैतृक अनाथ वह बच्चा है जिसके पिता की मृत्यु हो गई है। और दोहरा अनाथ बच्चा वह है जिसने अपने माता पिता दोनों को ही खो दिया है। तो इस प्रकार डबल अनाथ बच्चा जिसने अपने माता पिता दोनों को खो दिया है, इस प्रकार के बच्चे डबल अनाथ बच्चे होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था विटामिन ई का रक्त परिसंचरण तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। विटामिन ई रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। यह रक्त के थक्कों को रोकने, रक्त वाहिकाओं को मजबूत करने और लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मदद करता है। इसके बाद योजनाओं से प्रश्न था प्रधानमंत्री आवास योजना में किसे लाभ दिया जाता है। तो सबसे पहले हम इसका उद्देश्य देख लेंगे कि योजना का उद्देश्य क्या था। तो 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना इस योजना का लाभ उद्देश्य था। और योजना को लागू करने वाला जो मंत्रालय है वह आवास और शहरी कार्य मंत्रालय है। योजना की प्राथमिकता की बात करें तो विकलांग लोगों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर और समाज के कमजोर वर्गों को प्राथमिकताएं दी जाती हैं। तो योजना के 2 घटक हैं, शहरी और ग्रामीण। तो इन दोनों घटकों को ही लाभ दिया जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। और उन सभी पात्र 2022 तक के सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना, ग्रामीण और शहरी दोनों ही परिवारों को। इसके बाद पॉक्सो एक्ट क्या है, प्रश्न पूछा गया था। तो पॉक्सो एक्ट साल 2012 में बना यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम है। यह बच्चों को शारीरिक, भावनात्मक और यौन शोषण से बचाव के लिए बनाया गया यह एक कठोर कानून है और सभी लिंग के बच्चों को सुरक्षा देता है। इसकी कुछ हम खास बातें देखेंगे। तो इस कानून के तहत बच्चों के हितों की रक्षा की जाती है। साथ ही इस कानून में त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है कि इसमें तुरंत ही संबंधित सुनवाई की जाती है। इसके बाद हम कंप्यूटर के अंतर्गत देखेंगे। तो आपसे हर शिफ्ट में एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप पूरे एमएस ऑफिस को अच्छे से पढ़कर जाइएगा। यहाँ से आपसे हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो मैंने एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट को अच्छे से पढ़ाया है, जिसकी वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। साथ ही इसके आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, तो एमसीक्यूज जरूर देखिएगा। इसके बाद हम मैथ्स की बात करें तो बच्चों द्वारा बताए गए, अगर हम बात करें मैथ्स की तो लगभग 15 प्रश्न पूछे गए थे। तो मैथ्स का लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ देखने को मिला है और ज्यादा प्रश्न हमें देखने को मिले हैं। तो प्रश्न इस प्रकार था कि एक बच्चा प्रतिदिन 0.275 लीटर दूध पीता है, 12 दिनों में कुल कितना दूध पिएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद माध्यिका से एक प्रश्न था, बहुलक से एक प्रश्न था। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप माध्यक, माध्यिका, बहुलक इन तीनों को ही बेसिक इनके पढ़ के जाइएगा और बेसिक इनके क्वेश्चन करके जाइएगा। तो कुछ इजी क्वेश्चन इनसे संबंधित पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपसे इनका बेसिक बनता है तो आप काफी आसानी से इनके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद आपसे एलसीएम से प्रश्न था, कुछ इस प्रकार था, 25, 35 का एलसीएम इस प्रकार से प्रश्न था। तो एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिल पाता है। इसके बाद आपसे एवरेज से प्रश्न पूछा गया था कि 6 संख्याओं का औसत 42 है, यदि 5 संख्याएं 35, 44, 41, 40 और
43 है, तो छठवीं संख्या बताइए। इस प्रकार से प्रश्न था, तो इन सभी को जोड़कर 6 का भाग देंगे और औसत हमें दिया गया है, तो हमें छठवीं संख्या मिल जाएगी। इस प्रकार से एवरेज से प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद स्पीड से यानी कि चाल से प्रश्न पूछा गया था एक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैथ्स में ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम रीजनिंग में देखें तो रीजनिंग में भी थोड़ा सा हमें लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिला है और प्रश्नों की संख्या भी हमें ज्यादा देखने को मिली है। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमें रीजनिंग में पता चला है कि पूछा गया था, वह है डायरेक्शन से, दिशा से। तो एक लड़का 40 मीटर उत्तर की ओर जाता है। तो मैंने काफी अच्छे से आपको डायरेक्शन को समझाया है। तो इस तरफ पूर्व दिशा, यहाँ पश्चिम, यहाँ ऊपर उत्तर और यहाँ दक्षिण दिशा। तो यह 40 मीटर उत्तर की ओर जाता है। इसके बाद फिर वह 30 मीटर पूर्व की ओर जाता है, 30 मीटर पूर्व की ओर जाता है। फिर वह 40 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, 40 मीटर दक्षिण की ओर, और अंत में 30 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। तो प्रारंभिक बिंदु से होगा, यहाँ पर बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न था। एग्जैक्ट सही प्रश्न नहीं मिल पाता है, लेकिन आपको डायरेक्शन से एक प्रश्न था जिसको मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, जिसकी क्लास आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसमें आपको मिल जाएगी और मैंने बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चन को समझाया है। इसके बाद आपसे अल्फाबेट से प्रश्न थे और ब्लड रिलेशन से 3 प्रश्न पूछे गए थे। साथ ही आपसे वेन डायग्राम से एक प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद हम बाल विकास में देखेंगे तो बाल देखभाल के अंतर्गत किशोर अवस्था के दौरान प्रोटीन का सेवन क्यों किया जाता है या क्यों जरूरी है। तो किशोर अवस्था के दौरान प्रोटीन का सेवन इसीलिए जरूरी है क्योंकि यह मांसपेशियों के विकास, ऊतकों की मरम्मत और हार्मोन उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो इस दौरान शरीर में तीव्र विकास और गतिविधियों के लिए आवश्यक है। इसके बाद गर्भवती में हीमोग्लोबिन का अनुशंसित कितना होना चाहिए। तो गर्भावस्था के दौरान पहली और तीसरी तिमाही में हीमोग्लोबिन का स्तर 11 ग्राम होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए, जबकि दूसरी तिमाही में यह 10.5 ग्राम या उससे अधिक होना चाहिए। तो लगभग 11 ग्राम तो गर्भवती स्त्री का हीमोग्लोबिन होना ही चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, 6 से 9 महीने के शिशु के लिए सामान्य नींद का पैटर्न क्या है। तो 6 से 9 महीने के शिशु के सामान्य नींद का पैटर्न 24 घंटे में से 12 से 16 घंटे सोना है, जिसमें रात में 10 से 12 घंटे और दिन में 2 से 3 बार झपकी लेना शामिल होता है। 2 से 3 बार बच्चा 1-1 घंटे की झपकी लेता है और रात में 10 से 12 घंटे उसको सोना जरूरी होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था बाल विकास के अंतर्गत ही कि भ्रूण का कोकीन से संपर्क का मुख्य प्रभाव क्या है। तो भ्रूण का कोकीन के संपर्क का मुख्य प्रभाव यह है कि यह भ्रूण के विकास को बाधित करता है, जिससे जन्म के समय गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि कम वजन, समय से पहले जन्म और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं। तो इस प्रकार यह प्रभावित करता है भ्रूण पर कोकीन। अगला प्रश्न पूछा गया था कि गर्भावस्था के दौरान उचित पोषण क्यों आवश्यक है। तो ये कुछ गलत है। गर्भावस्था के दौरान उचित पोषण मां और बच्चे दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शिशु के स्वास्थ्य विकास में मदद करता है और मां को गर्भावस्था के दौरान होने वाली जटिलताओं से बचाता है। साथ ही हम पोषण की कुछ उपयोगिता देख लेंगे कि गर्भावस्था में पोषण की उपयोगिता क्या है। तो शिशु के विकास के लिए यह जरूरी है, स्वस्थ वजन के लिए गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त वजन होना, तो उचित पोषण में स्वास्थ्य वजन में यह मदद करता है। अंगों के विकास में यह मदद करता है। आवश्यक पोषक तत्व शिशु के अंगों जैसे कि मस्तिष्क, हड्डियों और अन्य महत्वपूर्ण अंगों के विकास में मदद करता है। आगे हम मैनेजमेंट में देखें कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहला तो आपसे पैराग्राफ से 10 प्रश्न पूछे गए थे, जो कि हर शिफ्ट में आपसे पूछे जा रहे हैं
और काफी इजी और छोटा पैराग्राफ आपसे पूछा जा रहा है। काफी आसान प्रश्न है, बस आपको पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना है ध्यान से और उनसे रिलेट करके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। इसके बाद आगे प्रश्न पूछा गया था कि भारत में किस प्रकार का कानून राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का समर्थन करता है। तो भारत में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन, विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनिमय अधिनियम 2003 द्वारा समर्थन प्राप्त है, जो तंबाकू उत्पादनों के विज्ञापन, व्यापार और वितरण को नियंत्रित करता है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, नेशनल ट्रस्ट अधिनियम की कौन सी धारा स्थानीय स्तर समिति को अभिभावक नियुक्त करने की शक्ति देता है। तो नेशनल ट्रस्ट अधिनियम 1999 की धारा 14 के तहत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली स्थानीय स्तर की समितियां जो ऑटिज्म, सेरेब्रम पॉल्सी, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए अभिभावक नियुक्त करने का अधिकार है। अगला प्रश्न आपसे पंचवर्षीय योजनाओं से पूछा गया था, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि पंचवर्षीय योजनाओं को तो आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा, यहाँ से आपसे 1 से 2 प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे और मैंने काफी अच्छे से सभी पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ाया है और साथ ही लगभग 100 MCQs करवाए हैं। तो आप पंचवर्षीय योजनाओं की वीडियो जरूर देखकर जाइएगा और मैंने ट्रिक के माध्यम से सभी पंचवर्षीय योजनाओं को काफी अच्छे से आपको याद करवाया है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अगर हम देखें तो समावेशी विकास के लिए एक व्यापक रणनीति प्रदान करती है। इसका अंतिम उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार लाना है, जिससे विकास और अधिक तीव्र तथा समावेशी हो सके। योजना में गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाएं और बच्चे, बुनियादी ढांचा और पर्यावरण जैसे लक्ष्यों पर विचार किया गया है। इसके बाद आपसे संचार से यानी कि कम्युनिकेशन से और नेतृत्व यानी कि लीडरशिप से तो हर शिफ्ट में आपसे प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। तो इन सभी के मैंने लगभग 100 MCQs करवाए हैं, तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप जरूर देखकर जाइएगा। तो आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मुझे जितने भी प्रश्न मिल पाते हैं मैं उनको आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि अगर आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाएं तो आपसे बन जाए। इससे पहले कि अगर आपने एग्जाम एनालिसिस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी है, साथ ही आपका एग्जाम किस स्टेट में है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैंने सभी सब्जेक्ट्स की मैराथन क्लासेस बनाई हैं, जो आप चैनल के माध्यम से आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी, तो जरूर देखिएगा, क्योंकि एक ही क्लास में आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा हर टॉपिक का। तो पोषण एवं स्वास्थ्य की मैंने अलग बनाई है, बाल विकास की अलग बनाई है और साथ ही मैनेजमेंट की अलग बनाई है। तो सभी की मैराथन क्लासेस आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो मैराथन क्लासेस अपने एग्जाम से पहले जरूर देखिएगा। तो जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।